दोस्तों भारत एक देश है, भारत का एक अपना क्षेत्र है जिसके अंतर्गत इसके राज्य क्षेत्र हैं, इसके संघ क्षेत्र आते हैं। तो कोई भी क्षेत्र है दोस्तों तो वहाँ पर उसके निवासी रहते हैं, वो उस देश के निवासी कहलाते हैं। जैसे अगर हम भारत की बात करें तो भारत के निवासी कहलाते हैं। तो किसी भी देश को चलाने के लिए संविधान की जरूरत होती है। अब संविधान उस देश के जो क्षेत्र है उसका निर्धारण करता है, और जब उसका निर्धारण करता है तो उसमें निवासी जो रहते हैं उस देश के निवासी कहलाते हैं। तो ये संविधान क्या करता है, उन्हें कहता है कि ये देश के नागरिक हैं, उन्हें नागरिकता प्रदान करता है। जब संविधान उन व्यक्तियों को जो उस देश के निवासी हैं उन्हें नागरिकता प्रदान करता है तो और क्या देता है, सबसे पहले उन्हें नागरिकता देने के बाद उन्हें अधिकार प्रदान करता है, और इसे ही मूल अधिकार कहते हैं। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको मूल अधिकार का आज पूरा ब्यौरा देने जा रहा हूं। मैं आज आपको बताऊंगा कि मूल अधिकार क्या है, भारत का जो मूल अधिकार है वो उसके बारे में पूरा विवरण मैं आज आपको देने जा रहा हूं। दोस्तों ये जो है ये मूल अधिकार का पहला पार्ट है। दोस्तों मैं आज इस पहले पार्ट में मैंने पहले फिर एक बात बता रहा हूं, ये पहला पार्ट है मूल अधिकार का, जिसमें मैं आपको अनुच्छेद 12 से लेकर के 18 तक, यानी 12 में जो मूल अधिकार को परिभाषित करता है, 13 जो अल्पीकरण और असंगत विधियों के बारे में हमें बताता है उसके बारे में, साथ ही साथ आज मैं आपको समता या समानता का जो अधिकार दिया गया है भारतीय नागरिकों को अनुच्छेद 14 से 18 तक जिसका विवरण है उसके बारे में आपके साथ विस्तार पूर्वक चर्चा करूंगा। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, इसको आपको अंत तक देखना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई देश है तो उसके निवासी हैं और उसे कोई देश जो है अपने नागरिकों को नागरिकता प्रदान करता है अपने संविधान के द्वारा। तो जब नागरिकता प्रदान करता है तो उनका विकास भी जरूरी है। व्यक्ति के पूर्ण विकास के लिए जो अधिकार नितांत आवश्यक होते हैं उसे ही मौलिक अधिकार कहा जाता है। मूल अधिकार जनता को प्रदत्त संविधान द्वारा ऐसे अधिकार हैं जो जनता के हितों की रक्षा करता है। भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों का विवरण है। दोस्तों भाग 1 और भाग 2 की जानकारी मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको पहले ही दे चुका हूं। अगर आप उन वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जहां से आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। दोस्तों भारत का जो मूल अधिकार है उसे संविधान का अधिकार पत्र यानी कि मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। मैग्ना कार्टा एक फ्रेंच वर्ड है, लेकिन इसका सबसे पहले इस्तेमाल इंग्लैंड में किया गया था। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चंस तो मैं आपको क्लियर कर दिया। एक क्वेश्चन आपको आ सकता है कि संविधान के किस भाग में इसका उल्लेख है, तो भाग 3। दूसरा, संविधान के किस भाग को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो आपको ये भी मैंने बताया कि ये जो मूल अधिकार है जो भाग 3 है इसे मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। साथ ही दोस्तों ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि मैग्ना कार्टा किस शब्द का मतलब प्रतिरूप है, तो आपको मैं बता दूं, अभी बताया कि ये फ्रेंच वर्ड है। कहाँ सबसे पहले इसका इस्तेमाल हुआ, तो इंग्लैंड में। तो इन सब को इस तरह के क्वेश्चंस आपको क्लियर मैं करा चुका। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। मूल अधिकार कार्यपालिका और विधायिका की शक्तियों को मर्यादित करता है यानी नियंत्रित करता है दोस्तों। और ये जो मूल अधिकार है ये कहाँ से लिया गया है, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकार का विवरण मिलता है, यानी जो भाग 3 है उसे अनुच्छेद के रूप में कहें तो 12 से 35 तक है। मौलिक अधिकार संवैधानिक अधिकार है क्योंकि इसे न्यायिक संरक्षण प्राप्त है। यदि किसी नागरिक का मौलिक अधिकार का हनन होता है तो वह न्यायालय की शरण ले सकता है। मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है और राष्ट्रीय आपात के समय जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर बाकी सभी अधिकार स्थगित किए जा सकते हैं। संविधान के आरंभिक काल में
भारतीय नागरिकों को 7 प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त थे। लेकिन दोस्तों, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा करके कब 44वें संशोधन 1978 के द्वारा इसे हटा करके 300 का अनुच्छेद में रखा गया और इसे कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया। अधिकारों की मांग तो दोस्तों 1895 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ही किया गया था। 1928 में नेहरू रिपोर्ट जो मोतीलाल नेहरू ने पेश किया था, उसके अंतर्गत भी अंग्रेजी सरकार से मूल अधिकारों की मांग की गई थी। तो अनुच्छेद 12 से पढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि मूल अधिकार जो सभी नागरिकों को प्रदान किए गए हैं और इस तरह की इसमें स्वतंत्रता प्रदान की गई है, तो इसे कोई निलंबित भी कर सकता है। पहले भी मैंने बताया, इसे राष्ट्रपति निलंबित कर सकते हैं, यानी कुछ समय के लिए। जैसे राष्ट्रीय आपात आता है तो उस समय जो व्यक्तिगत, मैंने अभी आपको बताया कि व्यक्तिगत और जीवन या और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़ करके बाकी सभी मूल अधिकार को सस्पेंड कर दिया जाता है, यानी निलंबित कर दिया जाता है। ये कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। अब बात करते हैं कि इसे प्रतिबंधित कौन कर सकता है। तो दोस्तों, इसे हमेशा के लिए, मैंने प्रतिबंधित मतलब हमेशा के लिए खत्म कौन कर सकता है? तो ये है संसद। दोस्तों, संसद क्या करता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसा मूल अधिकार है जो समाज के लिए बुरा साबित हो रहा है, समाज में एक गलत धारणा उत्पन्न कर रहा है, तो वैसे मूल अधिकार को, मौलिक अधिकार को संसद खत्म कर सकती है। अब मान लीजिए कि संसद को जब ये अधिकार प्राप्त है, तो कभी कभी संसद ऐसा भी तो कर दे सकती है कि जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार थे उसे भी खत्म कर दे। तो इसके लिए क्या किया गया है? रक्षक बनाया गया है संविधान का। और संविधान का रक्षक किसे बनाया गया है? तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को। तो दोस्तों, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? इसकी रक्षा करता है। यानी कि अगर आपको लगता है कि ये जो अधिकार थे ये बहुत ज़रूरी थे जिसे संसद प्रतिबंधित कर रहा है, या कोई और तरह से इसका हनन हो रहा है, तो आप इसे कोर्ट में जाकर के, यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाकर के इसके प्रति आप एक याचिका दायर कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें क्या है कि अब यहाँ पर प्रश्न आता है कि क्या जो वाद योग्य है, यानी इस पर वाद विवाद हो सकता है? तो डेफिनेटली ये वाद विवाद हो सकता है इस पर। और ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि क्या जो मूल अधिकार हैं वो बाध्य योग्य हैं या नहीं, तो आप क्लियर जान लें कि ये बाध्य योग्य है। साथ ही यह परिवर्तनीय भी है दोस्तों। अगर बाय द वे अगर मान लीजिए कि किसी तरह से इस तरह का सस्पेंशन हो जाता है या जो प्रतिबंधित हो जाता है, तो उस स्थिति में अगर इसमें परिवर्तन करना है कोर्ट के द्वारा, तो वो इसे परिवर्तन कर सकती है। अब हम लोग शुरुआत करते हैं अनुच्छेद 12 से। दोस्तों, यह मूल अधिकार को परिभाषित करता है। के अंतर्गत कहा गया है कि स्टेट कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा, स्टेट यानी राज्य, और इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं ये भी मैं बता रहा हूँ। यानी स्टेट या राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो किसी व्यक्ति के अधिकार को, मूल अधिकार को छीन रहा हो या रोक रहा हो। दोस्तों, लेकिन लोगों के अंदर डर बनाए रखने के लिए कुछ कानूनों को अपने अनुसार जरूर रखेगा। तो स्टेट्स के अंतर्गत सिर्फ ये मत सोचिए कि जो इंडिया के स्टेट्स हैं वो आते हैं। इसके अंतर्गत जो हैं वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट भी आता है, स्टेट गवर्नमेंट भी आता है, इसके अंतर्गत लोकल अथॉरिटी भी आती है, जिसके अंतर्गत अगर ग्रामीण इलाका है तो वहाँ पर ग्राम पंचायतें, मुखिया आते हैं, और अगर शहरी इलाका है तो वहाँ पर मेयर यानी कि जो नगर निगम होता है उसके मेयर वगैरह आते हैं। इसके अंतर्गत आपका लोकल अथॉरिटी में जैसे बिजली बोर्ड भी आ सकता है, और वे सभी और इसके अंतर्गत आ सकते हैं जो लोगों को सुविधा मुहैया कराते हैं। प्रश्न उठता है कि संविधान ने इन जो स्टेट्स हैं, ये जो स्टेट्स हैं, इन्हें इस तरह के कानून अपने पास रखने का अधिकार क्यों प्रदान करता है? तो दोस्तों, इसलिए प्रदान करता है ताकि जो मूल अधिकार है उसका गलत इस्तेमाल ना हो। अब ऐसा भी ना हो कि मान लीजिए कि अगर बिजली बोर्ड की बात लेते हैं, अब बिजली बोर्ड क्या करेगा? बिजली बोर्ड आपके मोहल्ले में एक तार खींच देता है और आप उस पर क्या करते हैं कि बिजली पाना तो आपका संवैधानिक अधिकार है, आप क्या करते हैं कि आप उस पर टोका मार देते हैं। तो ऐसे नहीं ना चलेगा। उसका भी एक कानून है कि आपको अगर बिजली लेनी है तो उसका एक बिजली बिल देना है। अब मान लीजिए कि और बहुत सी चीज़ें, अब सड़क बनाने की बात है,
अब सड़क पर आप घर ना बना सकते हैं। तो ये क्योंकि आपको अगर कहा जाए कि भाई कहीं भी बसने का जो अधिकार प्रदान है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सड़क पर मकान बना सकते हैं। तो ये सब चीज़ें, इसीलिए इस तरह के कानून इन स्टेट्स को, जिसके अंतर्गत मैंने बताया कौन कौन आते हैं, प्रदान की गई है। दोस्तों ये है अनुच्छेद 12 जो मूल अधिकार को परिभाषित करता है। जो अनुच्छेद 13 है, इसमें दो बातें हैं, अल्पीकरण और असंगत। अल्पीकरण क्या है? तो अल्पीकरण यह है दोस्तों कि इसके अंतर्गत मूल संविधान, जो मूल अधिकार है, उसे नियंत्रित करने का प्रावधान है। और असंगत क्या है कि ऐसा अधिकार आपको नहीं प्रदान किया जाएगा जो किसी दूसरे के अधिकार में हस्तक्षेप करता हो, दूसरे के अधिकार में दखल देता हो। अर्थात आपको जो मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं वो दूसरे को तकलीफ ना पहुंचाए, इस बात का इसमें जिक्र किया गया है। यानी कि अनुच्छेद 13 है, उसमें दो बातें हैं, क्या क्या है? तो अल्पीकरण और असंगत, यानी आपके जो मूल अधिकार हैं उसको नियंत्रित करता हो और इस तरह से नियंत्रित करता हो कि ये दूसरे को तकलीफ ना पहुंचाए। बात करते हैं दोस्तों संविधान द्वारा जो प्रदान किया गया है समता या समानता का अधिकार, जिसका वर्णन अनुच्छेद 14 से 18 तक है, उसका जिक्र मैं आज आपके साथ करने जा रहा हूं। और इसके बाद की जो मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं उसका वर्णन मैं अगले वीडियो में आपके बीच में रखूंगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि जो समता या समानता का अधिकार है वो अनुच्छेद वाइज क्या कहता है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 14 का, जिसमें कहा गया है कि संविधान नागरिकों को विधि के समक्ष समता का अधिकार प्रदान करता है। इसका अर्थ यह है कि राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा और सभी पर एक समान ढंग से लागू करेगा। इसके अंतर्गत यह भी कहा गया है कि कानून के समक्ष समानता का तात्पर्य यह नहीं है कि औचित्यपूर्ण आधार पर और कानून द्वारा मान्य किसी भेदभाव की भी व्यवस्था नहीं की जा सकती। तो मान लीजिए कि अगर टैक्स लगाने में राज्य धनी और अमीर का विभेद करता हो, या मान लीजिए कि नौकरी की सुविधा प्रदान करने में स्त्री और पुरुष का वहाँ पर स्त्रियों को ज़्यादा सुविधाएं प्रदान करती हो, तो इस तरह की जो भी व्यवस्थाएं हैं उसमें ये जो समता और समानता का जो अधिकार है कि सभी नागरिकों को एक समान दिया जाएगा, तो ये सब अपवाद है दोस्तों। ऐसा सरकार कर सकती है, इस बात का भी जिक्र किया गया है। बात करते हैं अनुच्छेद 15 क्या कहता है। तो अनुच्छेद 15 कहता है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। मतलब कहने का मतलब है दोस्तों कि कोई भी राज्य धर्म के आधार पर, नस्ल के आधार पर, लिंग के आधार पर, उसके निवास स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक में भेदभाव नहीं कर सकता। उसके जो कानून बनाएगी, जो अवसर देगी, उसमें कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ऐसा करना दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। तो हम बात करते हैं कि अनुच्छेद 16 क्या कहता है, आर्टिकल 16 क्या कहता है। तो आर्टिकल 16 कहता है लोक नियोजन अथवा नौकरियों के विषय में अवसर की समता। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि राज्य किसी भी नौकरी के नियोजन अथवा नियुक्ति के संबंध में किसी भी नागरिक के बीच भेदभाव नहीं करेगी, सबको समान अवसर प्रदान करेगी। यहाँ पर अपवाद की बात करते हैं, जो आरक्षण दिया गया है, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग, इन्हें जो आरक्षण के तहत जो सुविधाएं प्रदान की गई है वो अपवाद में है दोस्तों, मतलब वो इसके अंतर्गत नहीं आती है। एक चीज़ और है दोस्तों, इसमें है कि संसद संघ में सम्मिलित सभी राज्यों को यह अधिकार देती है कि वो अपने यहाँ के किसी पद पर अगर चाहे तो वहाँ के नागरिकों, यानी उस राज्य से जुड़े नागरिकों तक ही सीमित रख सकती है। वो कह सकती है कि ये जो मैं वैकेंसी निकाल रहा हूँ इसमें सिर्फ इस राज्य का, जो जिस राज्य की वैकेंसी है उसी राज्य के नागरिक उसके लिए एलिजिबल हैं। तो इस कंडीशन में ये संसद अपने सभी
संघ में सम्मिलित राज्यों को यह अधिकार प्रदान करती है। इसके अंतर्गत होता भी है, जो मतलब कहीं कहीं पर स्थिति जो होती है जहाँ पर नियोजन की स्थिति जो आती है, उस स्थिति में तो अब राज्य ये करने भी लगे हैं। तो अनुच्छेद 17 है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए, खत्म करने के लिए इसे दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। तो समाज में अस्पृश्यता के विष को खत्म करने के लिए दोस्तों संसद ने 1955 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 पारित किया। पूरे भारत में लागू होता है। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को 1976 में संशोधित कर इसे नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 कर दिया गया था। 1989 में इस कानून को और अधिक कठोर बना दिया गया और इसका नाम दोस्तों बदल करके सूचित जाति व जनजाति निरोधक कानून 89 नाम दिया गया। यह अब तक का सबसे कठोर कानून है दोस्तों। लेकिन ध्यान ये रखने की बात है कि इस कानून का उल्लंघन न हो, यानी इसका इस्तेमाल सिर्फ अपने संरक्षण के लिए हो, न कि किसी के विद्वेष के लिए। तो ये बहुत जरूरी बात आती है इस कानून को लेकर के। अनुच्छेद 18 कहता है उपाधियों का अंत। अंतर्गत कहा गया है कि सेना या विधा संबंधी सम्मान के सिवाय और कोई भी उपाधि राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी। भारत का कोई भी नागरिक बिना राष्ट्रपति के आज्ञा के किसी दूसरे देश से उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता। दोस्तों अनुच्छेद 18 में क्या मैंने अभी आपको बताया कि उपाधियों का अंत है, यानी इसमें सेना और विधा संबंधी सम्मान को छोड़ करके राज्य द्वारा कोई भी सम्मान नहीं प्रदान किया जाएगा। और है क्या कि अगर आप विदेश में से भी सम्मान लेते हैं तो उसके लिए भी राष्ट्रपति की मंजूरी होती है। इन सब के बावजूद भारत सरकार जो है वो 1950 से ही क्या है, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री आदि जो उपाधियां हैं वो अपने नागरिकों को प्रदान करती है। तो सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कहा है कि इस तरह से उपाधियां जो प्रदान की जाती है भारत सरकार के द्वारा वो संविधान के प्रतिकूल नहीं है। लेकिन इस संबंध में शासन का प्रत्येक कार्य विवेक संगत रूप में और उचित मापदंडों के आधार पर होना चाहिए। दोस्तों मैंने आज आपको अनुच्छेद 12 से 18 तक यानी जो मूल अधिकार है उसके अंतर्गत अनुच्छेद 12 से 18 तक की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दिया है और ये पार्ट 1 है दोस्तों। इसके बाद भी मैं आपको सीधे कोशिश करूँगा कि अगले पार्ट में अगर पूरा आपको मैं बता सकूँ तो पूरा कर दूँगा, और अगर मैं सोचता हूँ कि इसके बाद भी अगर मुझे एक और वीडियो लेकर के आना चाहिए तो तीसरा पार्ट भी मैं आपके बीच में रखूँगा। और उम्मीद है कि जो मैंने आपको आज बताया वो आपके एग्जामिनेशन को लेकर के बहुत ही बेनिफिशियल हो।